हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सेगमेंट इंडियाज 108 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपसे कि भाई आपका जो बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए कोई टाटा कंपनी है, ठीक है, एक टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी के बहुत सारे बिजनेस लाइन है, बहुत सारे बिजनेस लाइन है। लेकिन टाटा कंपनी ने क्या किया, जो भी आप टाटा कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए वो कंसोलिडेटेड दे दिए। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई टाटा कंपनी के कितने बिजनेस लाइन है और किससे क्या क्या बिजनेस, किससे क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, किससे क्या क्या लॉस हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अभी मान लीजिए 3 सेगमेंट्स हैं टाटा के। ठीक है, टाटा के 3 सेगमेंट है। एक है आपका एयरलाइन का, दूसरा है आपका दूसरा है आपका टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तीसरा है आपका टाटा होटल्स। ठीक है, कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया 10,000 करोड़। ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट किया, लेकिन मुझे ये दिखाया कि 10,000 करोड़ इसमें से तीनों में से किसका है। 10,000 करोड़ इसमें से हर इंडिविजुअल जो सेगमेंट है इसमें से कितना कितना आ रहा है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी से आ रहा है मेरे को, टेक्नोलॉजी से आ रहा है 15,000 करोड़। ठीक है, और मेरे को इससे आ रहा है, होटल से आ रहा है मेरे को 10,000 करोड़। ठीक है, होटल से तो 25 होना चाहिए टोटल मिला के। और मेरे को इससे एयरलाइन से काफ़ी हैवी लॉस हो रहा है, तो मेरे को एयरलाइन से लॉस हो रहा है 15,000 करोड़ का, है ना। तो अल्टीमेटली 10,000 करोड़ का मुझे नेट, मैं तो खुश हो रही हूँ क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मैं तो खुश हो रही हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L देखकर, अरे वाह 10,000 करोड़ का बिजनेस है। बट रियलिटी में अगर हम देखें, तो हम रियलिटी में अगर बिजनेस ऑपरेशन वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी और होटल से ही प्रॉफिट हो रहा है, एयरलाइन से तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, इसको एयरलाइन से तो लॉस हो रहा है। और ये जो लॉस है ये टेक्नोलॉजी और होटल से रिकवर किया जा रहा है। तो मैं अपने डिसीजन को, जो यूज़र का डिसीजन है, जो मेरा, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर दूंगी कि टाटा में तो यार लॉस हो रहा है, अभी एयरलाइन तो चल ही नहीं रही है, तब भी लोग एयरलाइन चला रहे हैं, है ना। तो वो क्या होगा अगर टाटा कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुझे यही देती है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दे देती है P&L का, ठीक है, और मुझे ऑपरेशंस बताती नहीं सेगमेंट वाइज कि किस किस बिजनेस लाइन से कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या अपना डिसीजन गलत नहीं ले लूँगी? हाँ, गलत ले लूँगी। तो इसलिए ये इंडेज आया है ऑपरेटिंग सेगमेंट कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट बिजनेस लाइन्स हैं, जो कि आपके P&L को मेजर इम्पैक्ट करते हैं, उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो सके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और वो अपना डिसीजन उसी बेसिस पे ले सकें। ठीक है, ये है फ्रेंड्स। So meaning of operating segments, it's a component of entity engaged in a business activity from which it earn revenue and incur expense. ओके, सो कॉम्पोनेंट ऑफ एंटिटी है जो कि आपके बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है, जिसमें कि आप रेवेन्यू और खर्चे करते हो, रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। ठीक है, जो कि एक चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो लेता है। जैसे टाटा कंपनी में रतन टाटा जी, कि कौन सा बिजनेस चलाना है, कौन सा बिजनेस हमें बंद करना है। ठीक है, और कोई बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये तीनों की तीनों बिजनेस एक्टिविटी हैं। एयरलाइन का बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे रेवेन्यू और एक्सपेंस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बिजनेस एक्टिविटी है, जिससे रेवेन्यू और एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं। होटल एक आपका बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, होटल अकोमोडेशन देने एक बिजनेस एक्टिविटी है, जिससे कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हो। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, एसेट्स लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस जिसके अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जहाँ आ जाती हैं वहीं आपका क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट आ जाता है। तो CODM कैन बी अ सिंगल पर्सन, ठीक है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके फ्रेंड्स, जनरली ये कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े लेवल पे जो CEO होते हैं कंपनी के, वही होते हैं, मतलब एक तरह से फाउंडर कंपनी के। ठीक है, सो एग्रीगेट ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब क्या है, मान लीजिए कि अगर टाटा की या रिलायंस की 100 बिजनेस लाइन है, ठीक है, 50 बिजनेस लाइन है। अब मैं 50 बिजनेस लाइन को ऐसे दिखाने बैठ गई, 50 बिजनेस लाइन की ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, है ना। भाई बिजनेस करें या ये ऑपरेटिंग सेगमेंट दिखाएं 50 बिजनेस लाइन के इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको ईज करने के लिए बोला कि अगर आपके 50 बिजनेस लाइन है, 100 बिजनेस लाइन है, मल्टीपल बिजनेस लाइन है, तो आप क्या करो, उन्हें ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग कर दो। तो ग्रुपिंग कैसे करोगे, ये ऐसे करोगे। ठीक है, ये जो 5 आपके कैटेगरीज दे रखी है, मतलब 5 आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर वो सिमिलर हैं किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट के, दो या जो 3 किसी के भी सिमिलर हैं, ठीक है,
तो उनको आप मर्ज कर दोगे, उनको आप ग्रुपिंग कर दोगे। तो 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एंटिटी कैन बी एग्रीगेटेड और ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ दे हैव अ सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है का मान लीजिए आपका डीएमए फूड वाला है। ठीक है, डीएमए फूड है ना, आपने सुना होगा, कंपनी है, इसके वो आते हैं क्रैक्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए इसका आता है, आपका नटखट आता है, नटखट। ठीक है, नटखट। या मान लीजिए आपका कुरकुरे है, एक कुरकुरे टाइप का प्रोडक्ट आता है इसका, चिप्स। ठीक है, कुरकुरे और चिप्स। ठीक है, क्या इनका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है? इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम ही है, तो इसका मार्जिन भी और इसका मार्जिन लगभग सेम ही होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये भी आपका 10 रुपये में मिल जाता है और ये भी आपका 10 रुपये में मिल जाता है, तो मार्जिन सेम ही होगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस भी सेम ही है। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस भी सेम ही है, नेचर सेम है भाई, ये भी चावल से बन रहा है और ये भी आपका चिप्स भी चावल से ही बन रहा है, तो दोनों ही आपके प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम ही है। ठीक है, ऐसा कुछ अलग सा प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है भाई। कुरकुरे बनाने के लिए कुरकुरे बनाने में तला जाता है, चिप्स बनाने के लिए तला जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस सेम ही है और पैकिंग की जाती है नमक डाल के। टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर भी बच्चे चाइल्ड है। ठीक है, ये भी चाइल्ड ही है, जनरली मोस्ट ऑफ द लोग चाइल्ड ही होते हैं, किड्स वगैरह जो होते हैं। मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, मेथड भी एक ही है। रिटेल पहले होलसेलर पर जाता है, होलसेलर से रिटेल पर जाता है। नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कुरकुरों पे आपकी जो फसाई है वो डील करती है, और जो आपका ये है चिप्स भी है वो भी ये फसाई डील करती है। ठीक है, तो ये पांचों करेक्टर सेज, 1 2 3 4 5 6 करेक्टर सेज आपके सेम है। तो आप क्या कर दोगे, कुरकुरे और चिप्स को एक ही सेगमेंट बोल दोगे। आप क्या कर दोगे, इनकी ग्रुपिंग कर दोगे और एक ही सेगमेंट बोल दोगे। तो ऐसे होगा फ्रेंड्स। ओके, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब यहाँ पे मान लीजिए डीएमएफ फूड वाला सिगरेट में भी आ गया, तो सिगरेट का तो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ये 10 रुपये की कहाँ मिलती है, वो 25 या 30 रुपये में मिलती है। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट भाई, कुरकुरे और जो बच्चे खाते हैं, सिगरेट तो जो एडिक्शंस वाले हैं, इंटॉक्सिकेशन वाले हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है भाई, क्योंकि इसमें तो आपका तम्बाकू आता है और रैपर आता है, पेपर रैप। ठीक है, टाइप ऑफ कस्टमर्स भी अलग हैं। मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, मेथड भी अलग है। ठीक है, ये सिगरेट वाली जो चीज़ें हैं वो जनरली आपकी मेथड भी सेम, मेथड तो चलो सेम है, लेकिन बाकी और तो चीज़ें नहीं है। मेथड तो सेम है, क्यों? क्योंकि होलसेलर पे यहाँ पर भी जाता है, होलसेलर पे वहाँ पर भी जाता है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ये फसाई डील करता है, वो कोई इंडियन टबैको एक्ट है वो कवर करता है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो इसको आप मर्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वाला एक और एग्जाम्पल हो गया जो आप मर्ज नहीं कर सकते हो ऑपरेशनल सेगमेंट में। ओके, ऑपरेटिंग सेगमेंट, 1 सेकेंड। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से होंगे, मतलब किसको हमें रिपोर्ट करना है ये बताएगा। तो जो ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एंटिटी फॉर विच सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सेपरेटली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा एंटिटी का जिसमें कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आपकी सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी, सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगी। ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एंटिटी विल बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ इट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होगी जिसमें अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया वो मीट करती है। एनी है, ठीक है, याद रखना, एनी एविडेंस। ओके, एनी है। सो इफ रेवेन्यू सेल्स ऑफ दैट सेगमेंट इज मोर देन और इक्वल टू 10%, 10% या 10% से ज़्यादा, 10% या 10% से ज़्यादा ऑफ कंबाइंड रेवेन्यू सेल्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, सारे सेगमेंट की आप कंबाइंड रेवेन्यू कर दो, अगर उसका 10 या 10% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है तो वो आपकी रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगी। सो रेवेन्यू सेगमेंट मीन्स एक्सटर्नल रेवेन्यू और इंटरनल दोनों आ जाएगी। सेल्स टू आउटसाइडर्स भी आएगी और इंटर सेगमेंट सेल्स भी आ जाएगी, इंटरनल रेवेन्यू। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैं एक टाटा या मेरा, ठीक है, मेरी एक AB लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, मेरी एक AB लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब मेरा ऑयल भी मैं सेल करती हूँ और मैं कुरकुरे भी सेल करती हूँ, है ना। तो मैं जो पाल्म ऑयल सेल करती हूँ वो मेरा मार्केट में बिकता है और मेरे कुरकुरे में भी यूज़ हो जाता है। तो ये कौन सी सेल है आपकी? ये इंटरनल सेल हो गई, इंटरनल रेवेन्यू हो गया। तो ये भी आपका ऐड होगा जो मैं कुरकुरे में सेल कर रही हूँ, कुरकुरे वालों को दे रही हूँ, कुरकुरे वाले डिवीज़न को दे रही हूँ। ठीक है, तो ये बोलना चला इंटर रेवेन्यू सेल्स। ओके,
अगर मेरा प्रॉफिट या लॉस ऑफ दैट सेगमेंट इज मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स, आप सारे कंबाइंड सेगमेंट्स का टोटल करोगे और उसका 10% या 10% ज़्यादा प्रॉफिट लॉस बचता है तो वो आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हो जाएगा। कंबाइंड रिजल्ट का मतलब क्या है? कंबाइंड रिजल्ट का मतलब है कि आप जितने भी सेगमेंट्स हैं प्रॉफिट में उसका कंबाइंड प्रॉफिट करके देखो, और कंबाइंड लॉस ऑफ ऑल सेगमेंट जितने भी लॉसेस हैं उनका कंबाइंड करके देखो। मान लो मेरे जो प्रॉफिट्स हैं उनका आ रहा है 1000 रुपये, और जो मेरा लॉस है, लॉस आ रहे हैं मेरे 500 रुपये के, तो इसमें से हायर कौन सा ये होगा? तो मैं इसी का 10% देखूंगी। ये 10% ज़्यादा जा रहा है कि नहीं सेगमेंट में, मतलब 100 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये के बराबर कोई आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर मान लो ये 5000 होता तो फिर ये वाला इसका 10% हो जाता। ठीक है, 500 रुपये, तो 500 रुपये या 500 रुपये से ज़्यादा का कोई अगर लॉस या प्रॉफिट होता तो वो 10% वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, सो इफ एसेट्स ऑफ दैट सेगमेंट आर 10% और मोर ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट, सारे एसेट की कंबाइन कर लो, उसका अगर 10% से ज़्यादा का कोई भी सेगमेंट है एसेट तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर में से तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट निकलाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि टोटल मिला के अगर मेरे जो भी एक्सटर्नल रेवेन्यू है उसका 75%, मान लीजिए मेरे जो सेगमेंट है 3 सिलेक्ट हो गए, 3 सेगमेंट मेरे सिलेक्ट हो गए रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट 3 सिलेक्ट हो गए, लेकिन क्या हो रहा है, रिपोर्टेबल सेगमेंट 3 तो हो गए, मेरा रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू कितना है, एक्सटर्नल रेवेन्यू। ठीक है, मेरा टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 10,000 करोड़ है। ठीक है, 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए, लेकिन इन तीनों का जो टोटल रेवेन्यू का बन रहा है वो बन रहा है 7,200 रुपये करोड़, 7,200 करोड़, है ना। तो भाई आपको ना कितना बन रहा है, 72%, अगर एक्सटर्नल रेवेन्यू का एज अ परसेंट 72% बन रहा है, तो ये बोलता है, ये इंडियाज बोलता है कि टोटल मिला के 75% या उससे ज़्यादा को का तो कम से कम आपको रिपोर्ट करना ही है। जितनी भी सेगमेंट रिपोर्टिंग आप कर रहे हो, ठीक है, वो टोटल मिला के 75% या 75% से ज़्यादा। ठीक है, 75% या 75% से ज़्यादा। ठीक है, कंबाइंड रेवेन्यू का मतलब जो भी आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू उसका होना चाहिए। ठीक है, कंस्टिट्यूट करना चाहिए एटलीस्ट 75% या उससे ज़्यादा का जो भी आपकी कंबाइंड एक्सटर्नल रेवेन्यू उसको। तो कंबाइंड अगर आपका 10,000 करोड़ है तो कम से कम आपकी जो ऑपरेटिंग सेगमेंट आपने रिपोर्टिंग की हुई है वो टोटल मिला के 75% से ज़्यादा का कंपोज करें, ज़्यादा का परसेंटेज फॉर्म कर रही हो, कम से कम 75% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये है, लेकिन अब मुझे बताया कि 72,000, तो मुझे फिर 1 या 2 सेगमेंट और इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि ये 7,500 करोड़ रुपये हो जाए, ये 7,500 करोड़ रुपये हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बोलना चाह रहा है एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑल आइडेंटिफाइड ऑल रिपोर्टेबल सेगमेंट इज लेस देन 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ एंटिटी, देन एडिशनल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड रिपोर्टेबल। अब कौन सी वाली, आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है कौन सी वाली सेलेक्ट करनी है। इफ एंटिटी वांट टू कंसीडर एनी सेगमेंट व्हिच डजंट मीट द अबव क्राइटेरिया एज रिपोर्टेबल देन इट कैन आल्सो डू सो, वो मर्जी आपकी है। 75% टोटल मिला के होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 75% होना चाहिए। सो ऑल रिमेनिंग सेगमेंट दैट आर नॉट रिपोर्टेबल एज अ वर्क शुड बी कंबाइंड करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए अदर सेगमेंट में इन अ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली सेगमेंट रिपोर्टिंग में भी हम रिकन्सिलेशन करते हैं कि भाई स्टेटमेंट ऑफ P&L के रेवेन्यू एक्सपेंसेस से मैच कर जाए, तो उसमें भी हम रिकन्सिलेशन करते हैं। ठीक है, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का भी रिकन्सिलेशन होता है। तो ऐसे डिस्क्लोजर बनेगा आपका, डिस्क्लोजर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स आएगा, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, अदर सेगमेंट टोटल आ जाएगा, सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, सेगमेंट रेवेन्यू और सेल्स आएगा, उसमें आप GST माइनस करोगे, क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हो तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो वो भी विदाउट GST करते हो तो उसमें भी करोगे। फिर सेगमेंट रेवेन्यू आ जाएगा, फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, ऐसे करके हुए। फिर सेगमेंट एक्सपेंस आ जाएगा, जो भी रिस्पेक्टिव सेगमेंट एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे, सेगमेंट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपका क्या होगा, अनअलोकेबल इनकम होगी। ठीक है, आपका क्या होगा, अनअलोकेबल इनकम होगी नेट ऑफ अनअलोकेटेड एक्सपेंस, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होंगे जो कि सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है। ठीक है, आपकी कोई ऑफिस बिल्डिंग है, अब उस ऑफिस बिल्डिंग में आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होता है, सेल्स और मार्केटिंग का काम भी होता है। ठीक है, अभी ऑफिस बिल्डिंग में सारे सेगमेंट का कंसोलिडेटेड होता है, ऐसा नहीं है कि कोई अलोकेबल हो कि नहीं इस सेगमेंट का ये है, सेगमेंट का ये, सारे सिस्टम का आपके सारे डिपार्टमेंट इसी में देखे जाते हैं, सारे सेगमेंट इसी में देखे जाते हैं इस ऑफिस बिल्डिंग में। तो इसका रेंट जाता है,
तो भाई आप ये तो अलोकेट नहीं कर सकते ना, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आप ये अलोकेट नहीं कर सकते, इसकी हाउस क्लीनिंग एक्सपेंसेस जाते हैं, तो ये आप अलोकेट नहीं कर सकते हो। तो ये सारे अनअलोकेबल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का पर्टेन नहीं करते, ये कंसोलिडेटेड जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए टोटल में आ गया। और फिर क्या हो गया, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। आपने मान लीजिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल लोन आपने किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए तो लिया नहीं है, आपने वर्किंग कैपिटल एज अ होल लिया हुआ है, एज अ होल, कि आपका बिजनेस स्मूथली रन करे, ठीक है, सारे आपके बिजनेस आप जो भी हैं आपका स्मूथली रन करे, इसलिए आपने वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा है, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो भाई वो भी अनअलोकेबल है, तो वो जो माइनस होगी वो कंसोलिडेट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस भी माइनस कंसोलिडेट हो जाएगा, और ऐसा पैड आ जाएगा होल एंटिटी का। और ये एंटिटी का स्टेटमेंट ऑफ जो पी&एल है, ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है उसमें रिकॉर्ड आपका जो उससे मैच होना चाहिए अल्टीमेटली। तो ये होता है आपका रिकन्सिलेशन। फिर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी का सेगमेंट आ जाती है, तो एसेट्स आएगा, सेगमेंट एसेट्स आएगी, अनअलोकेबल इन्वेस्टमेंट्स। पहली बात तो सेगमेंट एसेट्स तो डिवाइड हो सकती है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपने कंसोलिडेटेड किए हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीद के रख ली, तो वो भी तो अनअलोकेबल सेगमेंट वाइज होना चाहिए कि इस डिवीजन के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं, तो अनअलोकेबल इसमें आ जाएगा, अदर अनअलोकेबल एसेट्स इसमें आ जाएगी, तो टोटल एसेट्स इतनी आ जाएंगी। ऐसी आपकी इक्विटी और लायबिलिटी आएगा, इक्विटी और लायबिलिटी में सेगमेंट लायबिलिटीज ही आ जाएंगी, ठीक है। ये क्योंकि डिवाइड हो सकती है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये जो लायबिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम। अनअलोकेबल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा, टोटल इक्विटी और लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि आप किस डिवीज़न को ग्रो करने के लिए, किस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मशीन्स खरीद रहे हो, पीपी खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, ठीक है। तो वो सेगमेंट वाइज डिवाइड हो सकती है। फिर क्योंकि आपकी पीपी डिवाइड हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन भी हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दोगे, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में क्या दोगे आप, टोटल रेवेन्यू दोगे, ठीक है, टोटल होम, मतलब आपकी इंडिया में कितना रेवेन्यू हो रहा है टाटा का, फॉरेन कंट्री में कितना हो रहा है तो बताओगे टोटल, फिर टोटल एसेट्स बताओगे कितना हो रहा है, और ये सारा आपका बैलेंस शीट से, स्टेटमेंट बैलेंस शीट से मैच करना चाहिए। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बताओगे, ये यहाँ पे कितना हो रहा है, बाहर कितना हो रहा है, यूएसए यूके में, तो ये सब बताओगे आप, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है चैप्टर फ्रेंड्स, इंडियाज़ 108 का। जनरली इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ये वाले आते हैं, मैं आपको बता दूँ, आपका जो ये जो 10% वाला क्राइटेरिया ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।